माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं रेस्पायरेटरी फेल्योर। अब रेस्पायरेटरी क्या किसको बोलते हैं? रेस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। यही प्रोसेस अगर बाय द फेल्योर हो जाता है या नहीं हो पाता है, एबल नहीं हो पाता है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिटोरिएट होते रहता है, CO2 का लेवल बढ़ने लगता है बॉडी में, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी फेल्योर बोलते हैं। यानी जो लंग्स का फंक्शन है यह हो नहीं पाता है। इसमें या तो जो ब्रीथ जो हो रहा है वह डिस्टर्बेंस है, एक्सचेंज की गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ी होता है जिसके कारण यह गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। यानी गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्बेंस होने को बोलते हैं रेस्पायरेटरी फेल्योर। अभी गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जब हम रेस्पायरेशन लेते हैं, जैसे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद यहाँ पर ये डिवाइड करता है, ये हो गया ब्रोंकस हो गया। इसके बाद यहाँ पर ब्रोंकस का डिवाइडेशन होता है, कई डिवाइडेशन। इसके बाद लास्टली क्या होता है ना कि कई डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक अल्वेलाई बनता है। इसी अल्वेलाई से क्या होता है ना कि गैस का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ब्लड में जाएगा, यहाँ से CO2 है तो यह अल्वेलाई में जाएगा। यानी यह जो एक्सचेंज होता है, यह एक्सचेंज की डिस्टर्बेंस को रेस्पायरेटरी फेल्योर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इसके लिए प्रोसेस क्या क्या होता है, क्यों होता है डिस्टर्बेंस? नॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड में अप्रॉक्सीमेट 60 mmHg वहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ml में 5 ml की बात करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड में जो PO2 होता है, PO2 ये लगभग 75 से लेकर के 106 mmHg तक ये नॉर्मल में ब्लड में रहता है। ये जो एवरेज में बोलते हैं हम लोग 100 mmHg बोलते हैं PO2। और वही अगर PCO2 की बात करते हैं, अगर सपोज दैट कि 40 से लेकर के और क्या होता है 50 mm होता है, 50 mmHg होता है, जिसका एवरेज करते हैं तो 46 जो होता है ना mmHg हमारे बॉडी में रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है अल्वेलाई से ब्लड में जाता है। अब ब्लड में जाने के बाद ये ऑक्सीजन का काम क्या है, तो सेल में जा करके वह ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान क्या बनता है CO2, वह CO2 फिर क्या होता है यहाँ पे आकर के अल्वेलाई से बाहर निकलता है। लेकिन यही एक्सचेंज अगर फेल कर जाता है जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है या बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है या दोनों कंडीशन डेवलप करता है, इसी कंडीशन को हम लोग रेस्पायरेटरी फेल्योर बोलते हैं। यानी इस एक्सचेंज के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एंट्री होना और यहाँ से CO2 का जो बाहर निकलना, ये सब कैसे कैसे प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ध्यान दे। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब इंस्पायरेशन करते हैं जिस समय, तो इंस्पायरेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्रेन से जो पॉन्स एंड मिडला ऑब्लोंगाटा से क्या होता है कि रिदमिक वहाँ से इम्पल्स बनता है। तो पॉन्स से क्या होता है कि वॉलंटरी रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। तो जो यहाँ से जो इम्पल्स आता है, ये इम्पल्स के कारण क्या होता है कि जो कोस्टल मसल्स होता है, कोस्टल मसल को क्या करता है कंट्रैक्ट करता है, एक कंडीशन। दूसरा क्या होता है कि इसके नीचे होता है अल्वेलाई, ये क्या बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये यहाँ पर कोस्टल मसल्स के कारण और डायफ्राम के रिलैक्स यहाँ पर कंट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है ना कि एयर अंदर में आता है, ऑक्सीजन पे यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है कि अल्वेलाई में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 100 होता है। जो यहाँ पर रिटर्निंग यहाँ पर जो ब्लड जो रहता है उसमें 40 रहता है। तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चला जाता है। फिर जो अंदर में CO2 रहता है, वह CO2 फिर यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट के कारण क्या होता है कि
कि CO2 यहाँ से फिर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये एक बड़ा लंबा मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन कैसे अंदर गया और CO2 कैसे बाहर आता है। लेकिन इतना हम बता रहे थे इसलिए कि हमें कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी होने के कारण ये रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो यही बात कर रहे थे हम लोग। तो इस तरह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर जो होता है जनरली दो वेराइटीज के होते हैं। एक होता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, एक होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 जो बोलते हैं, टाइप 1 जो बोलते हैं जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहता है लेकिन CO2 का लेवल इसमें नॉर्मल रहता है। तो बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 को बोलते हैं हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी सिर्फ होती है लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है। तो इसको बोलते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। दूसरा है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 बोलते हैं हाइपर कैप्निमिक। हाइपर कैप्निया का मतलब होता है CO2, हाइपर कैप्निक यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जब रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कैप्निमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी दूसरा वेराइटी होता है। और तीसरा वेराइटी होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाता है और CO2 का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिक्स होकर के होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यह हो गया क्या मेरा मिक्स्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो पहला हो गया हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, दूसरा हो गया हाइपर कैप्निमिक रेस्पिरेटरी फेलियर और तीसरा होता है मिक्स्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि रेस्पिरेटरी फेलियर किसको बोलते हैं। तो अब ऑक्सीजन की कमी हो गया टाइप 1, CO2 का लेवल बढ़ गया टाइप 2, दोनों कंडीशन हो गया मिक्स्ड। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये हाइपोक्सेमिक जो होता है जो टाइप 1 बोलते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो हाइपोक्सेमिक का कारण होता है क्या कि सबसे पहला कि अगर बाय द वे हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे जनरली हो सकता है कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कम है, तभी उस कंडीशन में ऐसा फेलियर हो सकता है, यानी बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर बाहरी प्रेशर घटा रहता है, एनवायरमेंटल प्रेशर, और उस कंडीशन में क्या होता है कि यह एयर जो होता है अंदर की तरफ नहीं जा पाता है क्योंकि जब तक बाहरी प्रेशर अगर नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ पर एयर नहीं आएगा। तो पहला होता है हाई एल्टीट्यूड होता है। जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही कम है। जैसे मान लीजिए पता है कि नाइट के केस में नाइट में क्या होता है CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या हो कि ऑक्सीजन कम रहता है, तो मे बी कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन ही कम रहता है, तो ऐसा हो सकता है। तो दो कंडीशन होता है टाइप 1 के केस में। अब आता है टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होता है कि जो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, तो CO2 के बढ़ने का रीजन क्या होता है कि जो सबसे पहला कि सोडियम का लेवल घट जाने की वजह से हो सकता है, सेल में जो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज की कमी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज की कमी होने से क्या होता है H2CO3 नहीं बन पाता है, तो उस सेलुलर टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर क्लोराइड की कमी होने के कारण हो सकता है, प्लाज्मा का लेवल घट जाने की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टॉक्सिमिया के कारण भी ऐसा हो सकता है टाइप 2। अब मिक्स्ड के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड में क्या हो सकता है, तो मिक्स्ड में सबसे पहला अगर ब्रेन का हेड इंजुरी हो सकता है, इसमें पहला कंडीशन। दूसरा लैरिंजियल डिजॉर्डर हो सकता है, लैरिंग्स में प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड में ट्रेकिया में डिजीज हो सकता है। फोर्थ में ब्रोंकस में डिजॉर्डर हो सकता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD हो सकता है, या आस्थमा हो सकता है, या फिर निमोनिया हो सकता है, निमोनिया कारण में ऐसा हो सकता है, ARDS हो सकता है, या फिर लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकता है। तो ये जितने भी कारण देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब कारण रेस्पिरेटरी फेलियर होने का चांस हो सकता है। कभी कभी अगर न्यूमोथोरैक्स है, पायोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है, तो ये सब की वजह से हो सकता है। पायोथोरैक्स का मतलब होता है जब प्लूरल कैविटी में पस बन जाता है। हीमोथोरैक्स मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी में ब्लड आ जाता है। न्यूमोथोरैक्स का मतलब प्लूरल कैविटी में एयर आ जाता है। तो इस सभी कारण क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर होने की चांसेस हो सकता है। तो ये सब जो है ना रेस्पिरेटरी फेलियर होने का ये रीजन आ सकता है। उसके बाद क्या होता है कोविड-19 जो इन्फेक्शन है इसके कारण भी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, उसमें मिक्स्ड होते हैं ज़्यादातर, अधिकांशतः इसमें दोनों कंडीशन आ सकता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन आ सकता है कि डायफ्राम मसल डिसऑर्डर हो सकता है, मसल डिस्ट्रॉफी डिजीज हो सकता है, कोस्टल रूमेटिज्म हो सकता है, रिब्स का डिसऑर्डर हो सकता है, या जो कोस्टल मसल है ये डिसऑर्डर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर हो सकते हैं। यानी रेस्पिरेटरी फेलियर का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मसल डिसऑर्डर भी मिल सकता है आपको। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज के कारण क्या होता है
कि जो डायफ्राम मसल है वो वर्क नहीं करता है, तो इसके कारण भी यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो जितने भी कारण देख रहे थे ये सारे के सारे कारण क्या होता है जिसके कारण ऑक्सीजन का यहाँ पर या CO2 का एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है। निमोनिया में तो बहुत बड़ा होता है इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम, रेस्पिरेटरी फेलियर से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो उसमें क्या होगा, क्या क्या दिक्कत आ सकता है, तो फेंटनेस आ सकता है, वर्टिगो हो सकता है, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लड विजन आ सकते हैं, या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि हार्ट का फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद बॉडी में कई जगह पे इफ्यूजन हो जाता है, ओडिमा होने की चांस हो सकता है, क्यूटेनियस ओडिमा हो सकता है इसमें, और मल्टी ऑर्गन इसमें फेलियर हो सकते हैं क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है कि बॉडी में कई जगह पे इफ्यूजन हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होगा, एसिडोसिस डेवलप कर जाता है, ब्लड का pH जो होता है वो घट जाता है, ब्लड का pH एसिडिक हो जाता है। तो ये सब जो होता है आपको यहाँ पर CO2 के और ऑक्सीजन के CO2 के बढ़ जाने से, ऑक्सीजन की कमी होने से ऐसा कंडीशन डेवलप कर सकता है। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने से वीकनेस आ सकता है पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो ATP बनता है ना, तो इसलिए पेशेंट को वीकनेस आते हैं। इसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर है कैसे जांच करेंगे हम। सबसे पहला करते हैं ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस कराने पे क्या होगा कि इसमें ब्लड में O2 का लेवल डिक्रीज मिलेगा, CO2 का लेवल इंक्रीज रहता है, और ब्लड का pH जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है 7.4 से। तो अब कहेंगे तो टाइप 1 में क्या होगा, तो टाइप 1 में बोले आपका ऑक्सीजन डिक्रीज रहेगा VO2, और टाइप 2 में CO2 का लेवल इंक्रीज रहेगा, और मिक्स्ड में दोनों डिजॉर्डर मिलता है उसमें। पहला तो हम लोग ये कर लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जांच कर लेते हैं हम लोग, पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करके देख सकते हैं, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर से ब्लड में कितने, बॉडी में कितने ऑक्सीजन का है कंसंट्रेशन ये पता चल जाता है। इसके बाद अगला हम लोग HB परसेंटेज भी करा के देख लेते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, इसमें क्या होगा कि सोडियम का लेवल डिक्रीज रहता है, अब क्लोराइड का लेवल भी डिक्रीज रहेगा इसमें, तो इससे हम लोग कम से कम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पता लगा लेते हैं। अब जो अगला जो जांच आता है इसमें चेस्ट एक्सरे करा के देख सकते हैं, या HRCT भी करा लेते हैं। HRCT से ये पता चलता है कि लंग्स का कितना लोब काम कर रहा है, या अंदर में कोई और डिजॉर्डर है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग कराते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, PFT कराते हैं, तो उसमें वॉल्यूम आपको घटा रहेगा और कैपेसिटी भी डिक्रीज रहता है। तो ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर का हम लोग इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं। नंबर 2 वेंटिलेशन यूज करते हैं, हम लोग वेंटिलेटर यूज करते हैं। इसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं, और प्लस पेशेंट को जिस वजह से कॉज हो रहा है इसमें, उस कॉज का हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये था मेरा इसका मैनेजमेंट। अब करते हैं इसमें जो मेडिसिन करते हैं, तो इसमें मेडिसिन के लिए स्पाइडोस्पर्मा यूज करते हैं, या फिर नेक्टम सल्फ यूज करते हैं, ओपियम यूज करते हैं। जैसा कॉज होता है उसके अनुसार हम लोग इसमें मेडिसिन करते हैं। ये था आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।